हेलो स्टूडेंट, एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स का अब हम नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट देखने जा रहे हैं। इसके अंदर हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस वर्सेस डेविएशन का ग्राफ बना करके प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे। ये एक्सपेरिमेंट सबने ही किया होता है और सबको ही आता है। एक्सपेरिमेंट ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं है जिसमें कुछ बहुत रॉकेट साइंस हो, बहुत सिंपल, मजे बहुत लिए हमने इस एक्सपेरिमेंट में, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल बेस्ट एक्सपेरिमेंट है म्यू निकालने के लिए। पहले एक बार फॉर्मूला देख लेते हैं, ठीक है ना। देखो हमारे पास ये ग्लास प्रिज्म है, ठीक है ना। इस प्रिज्म में अगर हम एक तरफ से रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट कराएं, तो जैसे मान लो मैंने इधर से रे ये इंसिडेंट कराई, ठीक है ना, ये रे मैंने इंसिडेंट कराई, तो ये रिफ्रैक्ट होती हुई दूसरे तरफ निकलती है। और डेविएशन का फॉर्मूला इन जनरल, मैं डेविएशन का फॉर्मूला लिखूं तो ये आ जाता है I + E - A। ये हमने खूब प्रैक्टिस करी हुई है लेक्चर्स में, ठीक है ना। और दोनों रिफ्रैक्टिंग एंगल का सम R1 + R2 A के बराबर होता है। अब क्या होता है, जैसे जैसे इंसिडेंस का एंगल बढ़ाते जाते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन कम होता चला जाता है। एक मोमेंट ऐसा आता है जहाँ डेविएशन मिनिमम होता है। मिनिमम डेविएशन में क्या होता है, मिनिमम डेविएशन में I और E बराबर होते हैं, ठीक है। ये दोनों बराबर होते हैं, R1 और R2 बराबर होते हैं और ये A/2 के इक्वल हो जाता है। और मिनिमम डेविएशन की जो वैल्यू आ जाती है वो आ जाती है, इसमें पुट कर दो, 2I - A। अब हम क्या करते हैं, इस फर्स्ट सरफेस पर या सेकंड पर कहीं पर भी यूज़ कर लो स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ यूज़ करके म्यू का फॉर्मूला निकालते हैं। वो आता है म्यू = sin A + del m/2 डिवाइडेड बाय sin A/2। ये सब हम लेक्चर्स में कर चुके हैं, ऐसा कुछ नहीं है जो हमें इसमें ना आता हो। तो ये तो होगी इसकी थ्योरी, ठीक है ना। अब हम डेल्टा एम जानते हैं, ए एंगल ऑफ प्रिज्म हम जानते हैं, तो मेजर करके निकाल लेंगे प्रिज्म को, ठीक है ना। फॉर्मूले में पुट कर देंगे, म्यू की हमारी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म की वैल्यू आ जाएगी। अब इस एक्सपेरिमेंट को करने का प्रोसीजर क्या होता है, ठीक है ना। तो प्रोसीजर बहुत सिंपल, वापस से बता देता हूँ, हालांकि सबने किया हुआ है ये प्रोसीजर। तो हमने क्या किया, एक A4 शीट का पेपर लिया, मैं वाइट पेपर की शीट ले ली, उसके ऊपर प्रिज्म रखा। प्रिज्म की बाउंड्री बना लेते हैं अच्छे से, खूब किया हुआ है ये, ठीक है ना। तो हमने ये प्रिज्म रखा, प्रिज्म की चारों तरफ बाउंड्री बना ली और अपना प्रोटेक्टर से इसके एंगल मेजर कर लिए, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, अब हम एक इधर लाइन ड्रॉ करते हैं। पहले तो नॉर्मल बना ली और इधर लाइन ड्रॉ करी, तकरीबन 30 डिग्री या 33 डिग्री, वो भी प्रोटेक्टर की हेल्प से हमने बना लिया, ठीक है ना। अब एंगल हमें पता है, आई की वैल्यू हमने लेट्स से दैट 33 डिग्री रखी, ठीक है ना। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू हमने 33 डिग्री रखी। अब क्या करते हैं, अब हम इसमें पिन लगा देते थे, ठीक है ना। वो आपको याद होगी, कई सारी पिन इसके ऊपर हमने ठोक दी, ठीक है ना। वुडन बोर्ड के ऊपर ये पेपर रखा हुआ होता है। पिन लगाने के बाद क्या होता है, अब हम क्या करते हैं, इस प्रिज्म में इधर से देखते हैं कहाँ पर ये पिन हमें स्ट्रेट लाइन में दिखाई दे रही है। क्यों स्ट्रेट लाइन में दिखाई देंगी, क्योंकि जब हम इधर से देखेंगे तो हमें तो रिफ्रैक्टेड रे दिखनी चाहिए, ठीक है ना। अब ये रिफ्रैक्टेड रे पीछे रिट्रेस करेंगे तो ये इंसिडेंट को ही फॉलो करती हुई दिखनी चाहिए। यानी बेसिकली हमें इधर पिन जो स्ट्रेट लाइन में दिखाई देती हैं वो रिफ्रैक्टेड रे को बनाने का एक तरीका होता है। तो हमने क्या किया, जहां हमें पिन स्ट्रेट लाइन में दिखाई दी, हमने यहाँ पर बहुत सारी पिन्स लगा दी। फिर क्या किया, प्रिज्म हटाया, पिन हटाई और यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दी। मतलब हमें पता चल गई इंसिडेंट रे, हमें पता चल गई रिफ्रैक्टेड रे। इन दोनों को आगे बढ़ाया, मिलाया और इनके बीच का ये एंगल निकाला। दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। अब ये एक्सपेरिमेंट कई बार रिपीट करते हैं, फिर हम एंगल को बढ़ाते हैं, लेट्स से दैट 36 डिग्री कर दिया। इसी तरह बढ़ाते बढ़ाते 44 डिग्री तक हम इसको 44-45 तक ले जाते हैं। तो नोटिसेबल बात ये होती है कि पहले एंगल ऑफ इंसिडेंस, जैसे जैसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते जाते हैं, डेविएशन की वैल्यू कम होती जाती है। कम होते होते डेविएशन मिनिमम होता है और उसके बाद फिर से डेविएशन की वैल्यू बढ़ना शुरू हो जाती है। अब हम लोग ग्राफ पेपर के ऊपर डेल वर्सेस आई का ये ग्राफ बनाते हैं, ठीक है ना। तो जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू 33 डिग्री से स्टार्ट किया, डेविएशन हमें पता है, फिर धीरे धीरे ये डेविएशन कम होता जाता है और उसके बाद बढ़ता चला जाता है। इसी ग्राफ पेपर से हम ये अप्रॉक्सीमेशन में डेलमिन की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है ना। अब इतना निकाल करके हम साइंटिस्ट बन जाते हैं, भाई हमने तो बहुत बड़ा काम कर लिया, ठीक है ना। डेलमिन हमें पता चल गया, एंगल ऑफ प्रिज्म हमें पता ही है, ठीक है ना। हमने फॉर्मूला यूज करा, म्यू = sin A + del m/2 बाय sin A/2 पुट करके हमने म्यू का वैल्यू निकाल लिया। यही चीज़ मैंने आगे भी बताई हुई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये इस तरीके से इसका डेलमिन का कुछ एक वैल्यू आ जाता है। डेलमिन का वैल्यू निकालने के बाद फॉर्मूले में डाल दिया और हमारे पास म्यू का रिजल्ट आ जाता है। यही एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने किया हुआ है प्रिज्म के नाम पे, जहाँ हम लोगों ने प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला हुआ है। तो मतलब कुल मिला करके बहुत सिंपल, सस्ता, सुंदर, टिकाऊ टाइप का एक्सपेरिमेंट है। आपने पढ़ा भी हुआ है, आपने किया भी हुआ है, तो इससे हम फेमिलियर भी हैं, तो कुछ नया नहीं है। प्रॉब्लम इसके ऊपर देखें तो जनरली मैंने कुछ प्रॉब्लम रखे हुए, हालांकि बहुत सारे प्रॉब्लम मैंने आपको प्रिज्म के अंदर करा रखे हैं, हर तरीके के करा रखे हैं, बट इससे मिलते जुलते कुछ मैंने रखे हैं। ये कह रहा था एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन ऑफ द प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिंग एंगल। तो ये कह रहा है
बस प्रैक्टिस के लिए, ताकि आपको थोड़ा रिवीजन हो जाए, कि एक प्रिज्म है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 है, ठीक है ना। ये कह रहे हैं इसका जो मिनिमम डेविएशन है वो रिफ्रैक्टिंग एंगल के बराबर है, यानी डेल मिन की वैल्यू जो है वो ए के बराबर है। देन रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ द प्रिज्म, यानी ए की ही वैल्यू बतानी है। सबसे पहले हमें पता है मिनिमम डेविएशन में 2i माइनस ए होता है फॉर्मूला, ठीक है ना। अब डेल मिन खुद ए के बराबर दे रखा है, तो 2a की वैल्यू 2i हो गई, तो i की वैल्यू हमारी a के बराबर आ गई। आई थिंक आप समझ गए होंगे। अब मैंने बता रखा है स्नेल्स लॉ यूज़ करके ही प्रिज्म सॉल्व कर लो, बहुत बेस्ट सॉल्यूशन रहता है। तो हमें पता है फर्स्ट सरफेस पर स्नेल्स लॉ लगाएंगे, तो साइन i इक्वल्स टू म्यू साइन r1 की जगह आ जाएगा हमारा a/2। तो साइन i इक्वल्स टू म्यू साइन a/2। i की वैल्यू हमने देख ही ली, वो हमें पता ही चल गई a के बराबर है, तो साइन a इक्वल्स टू म्यू साइन a/2। अब क्या करेंगे, यहाँ हाफ एंगल का रिजल्ट लगाएंगे sin 2 थीटा वाला, ठीक है ना। sin 2 थीटा 2 sin थीटा cos थीटा होता है, तो sin a की वैल्यू 2 sin a/2 cos a/2 हो जाएगी। पुट कर देते हैं, तो 2 sin a/2 cos a/2 म्यू की जगह हमने डाल दिया √3 sin a/2। अब चेक करो sin a/2 तो कैंसिल हो गया, cos a/2 की वैल्यू आ गई, और cos a/2 की वैल्यू मिल गई √3/2। √3/2 होती है cos 30 डिग्री की वैल्यू, तो यहाँ से हमें पता चला कि a/2 की वैल्यू 30 डिग्री है, तो a की जो वैल्यू है यानी एंगल ऑफ प्रिज्म की वैल्यू 60 डिग्री है। तो अच्छा सवाल था, ऐसा नहीं बुरा रखा हुआ है। प्रैक्टिस के लिए तो बढ़िया प्रॉब्लम रखे हुए हैं मैंने आपको, बट ये है कि एक्सपेरिमेंट ही सड़ा हुआ है बेचारा। तो राइट आंसर हमारा आ गया 60 डिग्री के हिसाब से, सेकेंड वाला करेक्ट। नेक्स्ट पर चलते हैं। ये कह रहा है सर्टेन प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिंग एंगल 60 डिग्री। अब हमें एंगल ऑफ प्रिज्म दे रखा है, तो ये एक प्रिज्म है जिसका एंगल ऑफ प्रिज्म 60 डिग्री है। अच्छा, और लेक्चर में मैंने बताया भी हुआ है, इक्विलैटरल प्रिज्म में जब मिनिमम डेविएशन की कंडीशन होती है, एक बार वापस से याद दिला दूं, आ गई ध्यान मेरे को भी बात, तो आपको भी याद दिला दूं। तो ये जो रे होती है ना, रिफ्रैक्टेड रे, ये तो इमरजेंट रे होती है। रिफ्रैक्टेड रे इज पैरेलल टू बेस ऑफ प्रिज्म, बेस ऑफ प्रिज्म के पैरेलल हो जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ का ये जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ठीक है ना, ये हो जाता है 30 डिग्री। अभी बताया मैंने a/2 के बराबर होता है, तो ये 60 डिग्री हो गया। अब ये 60 डिग्री हो गया, ये बेस 60 डिग्री होता है, तो ये दोनों एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए, बराबर हो गए, तो रे मस्ट बी पैरेलल टू बेस ऑफ प्रिज्म। अच्छा, अब ये सवाल क्या कह रहा है ये देखते हैं। तो अ सर्टेन प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिंग एंगल 60 डिग्री एंड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें 2 दे रखा है, रिफ्रैक्टिंग एंगल 60 डिग्री दे रखा है, इज इमर्स्ड इन अ लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2, तो एयर में नहीं है भाई, ठीक है ना, √2 के मीडियम में। तो बाहर का जो मीडियम है म्यू डैश, दैट इज √2, म्यू डैश इज √2, ठीक है। देन एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, तो मिनिमम डेविएशन का एंगल हमें बताना है। देखो r1 की वैल्यू तो फिक्स्ड है, 30 डिग्री के बराबर है। हम क्या करते हैं, स्नेल्स लॉ से i निकाल लेते हैं। i मिल गया तो मिनिमम डेविएशन 2i माइनस ए से पता चल जाएगा। तो स्नेल्स लॉ लगाएं, तो म्यू डैश साइन i इक्वल्स टू म्यू साइन r1 की जगह मेरे पास 30 डिग्री आ गया। यहाँ पर म्यू डैश की वैल्यू डाल दी मैंने √2 साइन i इक्वल्स टू 2 इंटू 1/2। ये यहाँ से कैंसिल हुआ, तो साइन i का आप वैल्यू देख सकते हो 1/√2 आ गया। यहाँ से i का वैल्यू मिल गया मेरे को 45 डिग्री। डेल मिन का हम फॉर्मूला जानते हैं, ट्वाइस ऑफ i माइनस ए, इसके अंदर पुट कर दिया 90 माइनस 60, आंसर आ गया 30 डिग्री। तो ये भी एक अच्छा प्रॉब्लम था, घटिया प्रॉब्लम तो एक भी नहीं है। तो राइट आंसर हमारे पास आ गया इसका फर्स्ट वाला। तो इस वक्त एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन 30 डिग्री है, जब हमने इसको √2 के मीडियम में डाल दिया। नेक्स्ट, अगर ये एयर में रहता तो अगर ये एयर में रहता तो ये चीज़ यहाँ से हट जाती। यहाँ से आई का जो वैल्यू आप देखते हो वो 1 के बराबर, यानी आई आ जाता 90 डिग्री के बराबर, और डेल मिन की वैल्यू हो जाती 92 जा 180 माइनस 60 यानी 120 डिग्री, यानी डेल मिन हो जाता हमारा 120 डिग्री। फिर उस सिचुएशन में तो हर सिचुएशन में चीज़ें डिफर कर जाती हैं, बाहर कुछ और रखें अंदर कुछ और रखें तो चीज़ें चेंज होती चली जाती हैं। रहता है सेम कंसेप्ट अगर स्ट्रॉन्ग है तो आप प्रॉब्लम कैसा भी कर सकते हो। नेक्स्ट पर चलते हैं। ये कह रहा है प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू and angle A is placed in the minimum deviation position. Angle of minimum deviation is A, then the value of A in terms of mu. ये भी अच्छा सवाल है, सेम वैसे ही टाइप का सवाल है। अभी मैंने न्यूमेरिकल कराया, अब इस पे बेस्ड एक जनरलाइज सवाल है ये, ठीक है ना। तो अब इस प्रॉब्लम को अटेम्प्ट करते हैं। प्रॉब्लम ये कह रहा है प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू एंड एंगल A is placed in minimum deviation position. अगेन डेल मिन की वैल्यू A है, तो हमें बताना है A का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ म्यू कितना होगा, ठीक है ना। तो एग्जाम में अटकने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधे सीधे स्नेल्स लॉ लगाएंगे। साइन i बराबर म्यू साइन r1, चीज़ें पुट कर देंगे। i
अच्छा आई की वैल्यू कैसे निकलेगी, डेल में हम जानते हैं ट्वाइस आई माइनस ए होता है, तो यहाँ से आई की वैल्यू हमें ए के बराबर मिल गई, तो साइन ए इक्वल्स टू म्यू साइन ए बाई टू। अब क्या करेंगे, साइन 2 थीटा वाली आइडेंटिटी से इसको ब्रेक करेंगे, 2 साइन ए बाई टू कॉस ए बाई टू। ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, इसलिए मैंने 2 करा दिया आपको इसी पे बेस्ड, एक न्यूमेरिकल और एक जनरलाइज, ताकि एग्जाम में आ जाए तो कम से कम एक तो ध्यान रहे, करके तो आ जाओ। तो कॉस ए बाई टू की वैल्यू हमारे पास आ गई म्यू बाई टू, ठीक है। यहाँ से ए बाई टू की वैल्यू होगी कॉस इनवर्स म्यू बाई टू, और ए की वैल्यू मेरे पास आ गई 2 कॉस इनवर्स म्यू बाई टू। तो राइट आंसर इस प्रॉब्लम का हमारा हो गया थर्ड वाला। तो आई थिंक आपको ये आराम से समझ आ गए होंगे सारे के सारे प्रॉब्लम तो अच्छे रखे थे मैंने, और जो जनरलाइज फंसने वाले प्रॉब्लम है वो आपको इसमें मिल जाएंगे। बाकी आपने लेक्चर में प्रैक्टिस किए हुए हैं, तो प्रिज्म का कोई भी सवाल आप छोड़ करके मत जाना, स्पेशली मिनिमम डेविएशन वाला, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल में भी है और हमारे रेगुलर लेक्चर में भी है, तो सवाल आने का चांस मैक्सिमम हो जाता है। तो हम देखने जा रहे हैं नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट, और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसमें हम ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप की हेल्प से, ठीक है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास स्लैब कैलकुलेट करेंगे। अब जनरली इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल भी मैंने रखा है, बहुत ज़बरदस्त न्यूमेरिकल है और बहुत फ्रीक्वेंटली टेस्ट वगैरह के अंदर पूछा जाता है। तो पहले एक बार ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप में आपको बता ही चुका हूँ, हम लोग उसको यूज़ कर ही चुके हैं कैपिलरी ट्यूब के अंदर, तो वही सेम ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप हम यहाँ यूज़ करने जा रहे हैं। तो देखो तरीका क्या रहेगा, स्टेप ऑफ वर्किंग और कंसेप्ट समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन जनरल ऐसा कंसेप्ट प्रैक्टिकल में ही सीखते हैं, लेक्चर में तो हम अलग तरीके लगाते हैं। तो देखो ये हमारे पास ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप है। मैंने क्या बताया था, ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप में 2 स्केल्स होती हैं, मेन स्केल और वर्नियर स्केल। इन दोनों की हेल्प से हम रीडिंग कैलकुलेट करते हैं। इवन मैंने इसमें ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप का लीस्ट काउंट कैसे कैलकुलेट करना है वो भी न्यूमेरिकल रखा है। तो देखो सबसे पहले हमने क्या किया, ये वर्टिकल स्केल के बेस पर हमने एक पेपर रख दिया, ठीक है ना, पेपर के ऊपर हमने मार्किंग कर दी, लेट्स से दैट ये हमने मार्क कर दिया, मान लो उसका पी कर दिया, पी वाले पॉइंट पर हमने ऑब्जेक्ट रख दिया, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप को इसके ऊपर फोकस करेंगे, ठीक है ना। ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप इसके ऊपर फोकस करते ही जहां शार्प इमेज बनेगी, ठीक है ना, वहां पर हम इसकी पोजीशन को रोक देंगे। तो लेट अस से दैट हमने R1 की पोजीशन पर ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप देखा कि इसके ऊपर कंप्लीटली फोकस हो जाता है और एक शार्प इमेज बनती है। तो यहां से यहां तक की दूरी हमारे पास R1 आ गई, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, हम इस P के ऊपर ये ग्लास स्लैब रख देते हैं। जैसे ही हम ये ग्लास स्लैब रख देंगे इस P पॉइंट के ऊपर, तो आप अच्छी तरह जानते हो ये क्या करेगा, इसकी इमेज बना देगा। इमेज इसकी कुछ ऊपर बनेगी, मान लो यहाँ पर इमेज बनेगी। अब जब आप इसी पोजीशन में माइक्रोस्कोप से देखोगे तो ये इमेज आउट ऑफ फोकस हो जाएगी, समझ गए। अब जैसे मान लो मेरे और कैमरे के बीच की दूरी है, मैंने कैमरा फिक्स कर रखा है, ठीक है ना, कि इतनी दूरी पर मैं रहना चाहिए, ठीक है ना, तभी मेरी आपको शार्प इमेज दिखाई दे रही है। अब अगर मैं पास आ जाऊंगा तो कैमरा आउट ऑफ फोकस हो जाएगा, ठीक है ना, और आपको मेरी ब्लर्ड इमेज दिखाई देगी, तो कैमरा वापस से रीएडजस्ट करना पड़ेगा। वही प्रिंसिपल माइक्रोस्कोप का है। तो जब आपने इसको इसके ऊपर रख दिया तो ये थोड़ा सा ऊपर आ गई इसकी इमेज। अब माइक्रोस्कोप को ये इमेज दिखाई दे रही है, ठीक है ना। अब वो इमेज उस डिस्टेंस पर नहीं है जिस डिस्टेंस पर उसको हमने फोकस किया था, तो वापस से हमें रीफोकस करना पड़ेगा, यानी माइक्रोस्कोप को थोड़ा पीछे की तरफ मूव कराना पड़ेगा। आपको नीचे क्यों नहीं करा रहे, अरे भाई जहां ये शिफ्ट हुआ है उसी तरफ तो उसको मूव कराओगे। अगर मैं कैमरे के पास जा रहा हूं तो वापस से फोकस करने के लिए कैमरा मेरे से दूर जाना पड़ेगा ना, तभी तो जाकर के वापस से सेम डिस्टेंस बनेगा और हम जाकर के रीफोकस होंगे। तो मान लो यहां से मैंने नोटिस करा कि इसकी जो डिस्टेंस है, लेट अस से दैट वो R2 है, जहां जाकर के ये माइक्रोस्कोप इस पे फोकस करता है, यानी माइक्रोस्कोप अब इसको देख रहा है। तो माइक्रोस्कोप में हमें इसकी शार्प इमेज दिखाई दे रही है, ठीक है ना, इमेज दिखाई दे रही है, ध्यान रखना। अब ये नहीं दिखेगा, अब हमें इसकी इमेज दिखेगी। अब क्या करते हैं, अब तीसरी चीज हम ये करते हैं, इस पूरे ग्लास स्लैब के ऊपर पाउडर डाल देते हैं। अब जनरली ये लाइकोपोडियम पाउडर डाल, अरे तुम पॉन्ड्स डाल दो यार उठा करके, आटा फेंक दो इसके ऊपर, ठीक है ना, कुछ नहीं मिल रहा तो बहरहाल इसका पर्पस क्या है, ब्लॉक करना ये इमेज और यहाँ पर रखे हुए ऑब्जेक्ट को, ना ये देखना है ना ये देखना है, अब टॉप सरफेस को देखना है। समझ गया मेरी बात। तो कुछ भी डाल दो, कोई फर्क, कपड़ा डाल दो उसके ऊपर उठा करके, तब भी अपना काम चल जाएगा। तो ये नहीं कि ढूंढे पड़े हैं आप, लाइकोपोडियम पाउडर मिलेगा तो ही हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, वरना हम एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। तो आप इसके ऊपर कुछ भी रख दो ताकि नीचे वाली ये चीज ब्लॉक हो जाए, ये हमें दिखाई ना दे। अब वापस से, अब ऑब्जेक्ट को वापस से, अब ऑब्जेक्ट का काम कौन कर रहा है, ये टॉप सरफेस कर रहा है, तो वापस से माइक्रोस्कोप को रीफोकस करना पड़ेगा, थोड़ा सा दूर शिफ्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना, ताकि ये इसको क्लियरली देख पाए। अब माइक्रोस्कोप इसको देखना है,
तो यहाँ से इसकी जो रीडिंग हमने नोटिस करी वो हो गई R3। तो सारी रीडिंग आप देखो यहाँ से नोटिस हो रही हैं बेस से, 0 वाले मार्क से। तो R1 नोट किया, R2 नोटिस किया, R3 नोटिस किया। तो हमारा एम है म्यू की वैल्यू निकालना। म्यू होता है रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय अपरेंट डेप्थ। तो अब आपको रियल डेप्थ क्या है यहाँ पर डायग्राम में अगर आप देखेंगे तो रियल डेप्थ क्या हो जाएगी, रियल डेप्थ हो जाएगी ग्लास स्लैब से यहाँ तक की दूरी, ये हो गई रियल डेप्थ, है ना। और एपरेंट डेप्थ हो गई ये दूरी, इमेज की दूरी, दिस इज एपरेंट। तो अगर हम R3 माइनस R1 करें तो आप देखते जाओ, R3 माइनस R1 करें तो हमें मिल गई रियल डेप्थ यानी ये थिकनेस, और R3 में से R2 माइनस करें तो हमें मिल गई एपरेंट डेप्थ। तो हमने इसमें क्या किया, माइक्रोस्कोप की रीडिंग से ही कैलकुलेट कर दिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट, बहुत सिंपल है। सबसे पहले पेपर लगाया, ऑब्जेक्ट के ऊपर इसको फोकस किया, R1 डिस्टेंस पर आया, ग्लास स्लैब रखते ही हमने इसकी इमेज पे फोकस किया, रीडिंग R2 निकाल ली। अब ऊपर हमने इसको पूरा कवर करके टॉप सरफेस पर फोकस किया, रीडिंग R3 निकाल ली। R3 माइनस R1 ने हमें रियल डेप्थ दे दी, R3 माइनस R2 ने हमें एपरेंट डेप्थ दे दी, रेशियो लेकर के हमने म्यू निकाल दिया। तो सिंपल और बेस्ट एक्सपेरिमेंट हो गया। अब हमें इसी पे फोकस्ड रहना है। देखो अब ये पूरी की पूरी थ्योरी है जो मैंने इसकी यहाँ लिख रखी है, प्रोसीजर मैंने आपको पूरा समझा ही दिया। तो आई थिंक अब आप इस एक्सपेरिमेंट की थ्योरी पढ़ सकते हो और इजीली इसको परफॉर्म भी कर सकते हो। अब मैं आ जाता हूँ इसके प्रॉब्लम के सेक्शन पर। तो पहला प्रॉब्लम जो मैंने आपको बोला था ना कि ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप का मैंने इस बार लीस्ट काउंट का तरीका भी रखा है। अब आप देखो, आप खुद ही शॉक रहे थे, अरे सर ये तो बहुत ही आसान है, हम बेकार परेशान हो रहे थे। तो इन ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप 49 मेन स्केल डिवीजन कोइंसाइड विद 50 वर्नियर स्केल डिवीजन। आपको ये तो सुना सुना सा लग रहा है, ये तो वर्नियर वाला ही है। तो वही तो मैंने बोला, वर्नियर वाली सारी चीज़ ही तो रीडिंग आउट करके अपनी माइक्रोस्कोप के अंदर आ जाती है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, लीस्ट काउंट ऑफ माइक्रोस्कोप जब 1 मेन स्केल डिवीजन इज 0.5 mm बहुत ईजिली निकाल सकते हैं। पहले एक वर्नियर स्केल डिवीजन निकाला, ये हो गया 49/50 मेन स्केल डिवीजन, ठीक है ना, मेन स्केल डिवीजन। अब लीस्ट काउंट निकाला, वो हो गया 1 मेन स्केल डिवीजन या मेन स्केल रीडिंग माइनस 1 वर्नियर स्केल रीडिंग, ठीक है ना। 1 मेन स्केल रीडिंग ऐसे ही रहने दिया, माइनस 1 वर्नियर स्केल रीडिंग होगी 49/50 मेन स्केल रीडिंग, ठीक है ना। तो ये मेरे पास आ गया 1/50 ऑफ मेन स्केल रीडिंग। तो मेन स्केल रीडिंग कितनी थी, 0.5 mm, तो ये आ गई 1/100 mm, ठीक है। तो 0.01 mm इज द लीस्ट काउंट ऑफ दिस ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप। अब mm में नहीं सेंटीमीटर में दे रखा है, एक डेसिमल और बढ़ा लो 0.001 सेंटीमीटर। तो राइट आंसर आप देख सकते हो इसके अंदर हमारा सेकंड वाला करेक्ट हो गया। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम ये कह रहा है माइक्रोस्कोप इज फोकस्ड ऑन अ मार्क ऑन पीस ऑफ पेपर। अब ये बिल्कुल एक्सपेरिमेंट के ऊपर बेस्ड है, पढ़ते हैं इसको। तो हमने क्या किया, माइक्रोस्कोप को पीस ऑफ पेपर यानी इस मार्क के ऊपर फोकस किया, ठीक है ना। आगे, एंड देन अ स्लैब ऑफ थिकनेस 3 सेंटीमीटर एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 इज प्लेस्ड ओवर द मार्क। तो हमें थिकनेस तो दे ही रखी है 3 सेंटीमीटर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दे रखा है 1.5। हाउ शुड द माइक्रोस्कोप बी मूव टू गेट मार्क अगेन इन फोकस। तो अब मार्क क्या होगा, इसकी इमेज ही तो दिखाई देगी हमें। तो माइक्रोस्कोप को कितना पीछे ले जाना पड़ेगा, इतना ही तो पीछे ले जाना पड़ेगा। दिस इज द शिफ्टिंग ऑफ माइक्रोस्कोप। तो शिफ्टिंग का फॉर्मूला हमने लगाया T1 - 1/μ और हमें पता चल गया माइक्रोस्कोप अब इतने से इतना डिस्टेंस पीछे ले जाना पड़ेगा, रीडिंग R1 से R2 पे चेंज हो जाएगी। थिकनेस हो गई 3, 1 - 1/μ की वैल्यू हमारे पास है 3/2। तो फाइनल आंसर आ गया 1 सेंटीमीटर, यानी आपको 1 सेंटीमीटर ऊपर ले जाना पड़ेगा। तो प्रॉब्लम का राइट आंसर हमारे सामने सेकंड वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट प्रॉब्लम पर आते हैं। अब ये आपका मतलब जनरली सबसे टिपिकल माना जाता है इस सेक्शन का प्रॉब्लम, एम से आया हुआ था ये प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो मैंने जानबूझ के इसको रखा इसलिए ताकि क्योंकि ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप आप कर रहे हो, म्यू आप निकाल ही रहे हो, तो क्यों नहीं इस प्रॉब्लम को अटेम्प्ट किया जाए, चेक हो जाएगा कंसेप्ट कितना अच्छा आया। पढ़ो। A beaker containing liquid is placed on table underneath a microscope which can be moved along the vertical scale। तो हम माइक्रोस्कोप को वर्टिकल स्केल पे मूव करा सकते हैं। माइक्रोस्कोप कहाँ फोकस किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। माइक्रोस्कोप इज फोकस थ्रू द लिक्विड, यानी लिक्विड पड़ा हुआ है और इस मार्क पर फोकस कर रहे हैं, यानी हम बेसिकली M1 पर फोकस कर रहे हैं, ठीक है ना। आगे, मार्क ऑन द टेबल व्हेन द रीडिंग ऑन द स्केल इज ए। तो रीडिंग ऑन द स्केल इज ए, यानी हमने M1 को देखा और रीडिंग देखी, हमने बेस को नहीं देखा, M को नहीं देख पा रहे क्योंकि पानी पड़ा हुआ है ना बीच में। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक ओरिएंटेशन ऐसा भी लेना पड़ेगा जिसमें हम सिर्फ इसको देख रहे होंगे, बेस को देख रहे होंगे। तो ये डिस्टेंस हम अपनी तरफ से ले लेते हैं, ये h ले लेते हैं
और यहां से ये डिस्टेंस ले लेते हैं a, तो हमें ये शिफ्टिंग पता चल गई यहां पर, ठीक है। शिफ्टिंग की वैल्यू हो गई a माइनस एच। तो अभी हमें टॉप सरफेस का लेवल नहीं पता चला, वो आगे देखते हैं। ये कह रहा है इट इज नेक्स्ट फोकस्ड ऑन द अपर सरफेस ऑफ द लिक्विड एंड रीडिंग इज बी। तो आपको थोड़ा सा और ऊपर ले जाना पड़ेगा माइक्रोस्कोप को, और अपर सरफेस पर फोकस किया। अब जो रीडिंग मिल रही है वो बी मिल रही है, ठीक है ना। More liquid is added and the observations are repeated. Corresponding readings are C and D. Then the refractive index of the liquid. देखो हम क्यों नहीं निकाल सकते अभी refractive index, ये पानी और ऐड क्यों करना पड़ा, क्योंकि ये H पता नहीं था। खैर हम अपना तरीका लगाएं तो हमारे हिसाब से म्यू की जो वैल्यू होनी चाहिए R3 माइनस R1 यानी रियल डेप्थ मतलब B माइनस एच डिवाइडेड बाई R3 माइनस R2 यानी B माइनस ए एपरेंट डेप्थ, ये होनी चाहिए, जिसमें H हमारे लिए अननोन है। अब क्या करते हैं, जो नेक्स्ट रीडिंग दी गई है C और D वाली, इसको एक बार समझते हैं। आपने और पानी डाल दिया, ठीक है ना, यानी आपने हाइट को इंक्रीज करा दिया। अब आपने फिर से इमेज पे फोकस किया, टॉप सरफेस पे फोकस किया, आपको C और D मिल गए। तो हम तो फिर से म्यू लिख लेंगे। तो म्यू का अगेन रिजल्ट, ये हमारे लिए हो गया R2, ये हमारे लिए हो गया R1, और H तो एज इट इज फिक्स्ड ही रहेगा, ठीक है ना, माइक्रोस्कोप से लेकर के वहां तक की दूरी। तो अब मेरे पास जो रिजल्ट आ गया वो आ गया D माइनस एच डिवाइडेड बाई D माइनस सी। अगेन दिस इज द वैल्यू ऑफ म्यू। म्यू दोनों से सेम है, हम क्या करने वाले हैं, H की वैल्यू निकाल के किसी एक में पुट कर देंगे। तो हम दोनों को कंपेयर कर देते हैं। आप देख रहे हो बहुत छोटा शॉर्टकट सॉल्यूशन हमारा निकल गया, ठीक है ना, सिर्फ इसलिए कि हमने एक्सपेरिमेंट कर लिया और उसकी रीडिंग की नॉलेज हमने ले ली। अदरवाइज आप देखो कहीं पर भी इसका सॉल्यूशन देखो लगा बड़ा है किलोमीटर के हिसाब से, ठीक है ना, बहुत लंबा सॉल्यूशन इसका दिया हुआ है और यूजुअली समझ भी नहीं आता कि इसको कैसे करना है। तो आई थिंक अब आपको बहुत सिंपल तरीके से ही आ गया होगा प्रॉब्लम। तो B माइनस एच B माइनस ए इक्वल टू D माइनस एच बाई D माइनस सी। सिंप्लीफाई करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो B D माइनस बी सी माइनस एच डी प्लस एच सी इक्वल्स टू, इसको इधर लाते हैं, डी बी माइनस ए डी, और ये आ गया मेरा माइनस बी एच प्लस ए एच। तो H वाले टर्म एक साइड और बाकी दूसरे टर्म दूसरी साइड, ये तो कैंसिल आउट हो गया। तो इस ए डी वाले टर्म को इधर लाओ, तो ए डी माइनस बी सी इक्वल्स टू, ये H वाले टर्म सारे के सारे एक साइड ले आओ और H इसमें से ले लो कॉमन। अब ये देख लो कि इसमें कहीं कुछ कैंसिल तो नहीं हो रहा, तो आई डोंट थिंक इसमें कैंसिल होने वाला कुछ बच भी रहा है हमारे पास। तो ठीक है, देखते हैं। तो इधर साइड पर मेरे पास बचा ए एच, तो ए आ गया माइनस बी, इधर आ गया मेरे पास प्लस डी और माइनस सी, तो कुछ भी इसमें कैंसिल होने वाला नहीं है। तो H की वैल्यू में मिल गई ए डी माइनस बी सी डिवाइडेड बाय ए प्लस डी माइनस ए प्लस डी माइनस बी माइनस सी। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ H। अब H आ चुका है, इसको इसमें सब्सटीट्यूट करने पर हमारे पास म्यू का वैल्यू आएगा। तो म्यू का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर लो, तो म्यू का वैल्यू जो मेरे पास आ जाएगा, मैं फर्स्ट इक्वेशन जो कि हमारी है बी माइनस एच बाई बी माइनस ए, बी माइनस ए, इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दे रहा हूँ H का वैल्यू, और H का वैल्यू भी देखना पड़ेगा मेरे को, बहुत लंबा चौड़ा वैल्यू है। तो H का वैल्यू जो था हमारे पास वो था ए डी माइनस बी सी, ए डी माइनस बी सी डिवाइडेड बाई ए प्लस डी माइनस बी माइनस सी। देख रहे हो भाई, इतनी मेहनत करने के बाद ये रिजल्ट हमारे सामने आ जाता है। स्टूडेंट वैसे ही कंफ्यूज हो जाता है कहाँ क्या करा, रीडिंग ही नहीं समझ आती कि रीडिंग किस हिसाब से ली गई है, सवाल कैसे करें। तो यूजुअली ये वो सवाल है एग्जाम में आने पर 99% जनता इसको छोड़ देती है। इवन टेस्ट में भी आपको ये दिखा जरूर होगा और छोड़ ही दिया होगा आपने, पल्ले ही नहीं पड़ता ये सवाल। तो म्यू का वैल्यू मेरे पास आ गया, एलसीएम ले लेते हैं। तो ये आ गया ए बी प्लस बी डी माइनस बी स्क्वायर माइनस सी बी, और इधर मेरे पास आ गया सी बी और माइनस ए डी प्लस सी बी डिवाइडेड बाई बी माइनस ए टाइम्स ए प्लस डी माइनस बी माइनस सी। आधे तो इसी में बेचारे कंफ्यूज हो जाते हैं एलसीएम कहाँ से आ गया। अच्छा, इसमें हमारा सी बी वाला टर्म कैंसिल आउट हो गया। बाकी देखते हैं अब क्या क्या बचता है। इसमें से बी कॉमन हो गया, ए माइनस बी बचा, और इन दोनों में से डी कॉमन हो गया और बी माइनस ए बचा। बस लास्ट स्टेप, डिवाइडेड बाई बी माइनस ए और ए प्लस डी माइनस बी माइनस सी, ठीक है ना। अब आप चेक करो, बी माइनस ए ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाएगा कॉमन लेकर के, ऊपर बचेगा डी माइनस बी
और नीचे बचेगा a प्लस डी माइनस बी माइनस सी, दैट्स इट, खत्म काम। ये है हमारा म्यू का वैल्यू, राइट आंसर ढूंढना पड़ेगा। d माइनस बी ऊपर हमारा इसमें है, इसमें है, इसमें है, ठीक है ना। d माइनस बी अपॉन a प्लस डी माइनस बी माइनस सी, a प्लस डी माइनस, ये b माइनस डी है तो ये तो गलत हो गया, a माइनस डी ये गलत हो गया। तो मतलब इसमें अगर हम देखें ये ऑप्शन नहीं, ये ऑप्शन नहीं, राइट आंसर हमारा फर्स्ट वाला है। तो वन ऑफ द बेस्ट प्रॉब्लम था जो मैंने आपको इस कंसेप्ट के ऊपर कराया। अब मेरे ख्याल से ये पूरा कंसेप्ट भी क्लियर होना चाहिए, ग्लास स्लैब का एक्सपेरिमेंट भी समझ आ जाना चाहिए। बस अब आपको प्रैक्टिस करनी है और आगे चलना है। थैंक यू सो मच।